नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी की ओर से 4 सीट जहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी हां, आप लोग तो इससे बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल में ये देख रहे होंगे कि बीजेपी बिहार में 17 में 17 जीत रही है, एनडीए 40 में 40, और बीजेपी और एनडीए के साथ ही ये बोल भी रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो या फिर बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हों। लेकिन सच्चाई हम जानते हैं कि क्या बीजेपी को जो 17 सीटें मिली, हम आप सभी सीटों की बात करेंगे 40 की 40 की जो एनडीए लड़ रही है, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान हो और चाहे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। चिराग पासवान की भी स्थिति बहुत टाइट है, 5 में से 2 से 3 सीट गंवाते दिख रहे हैं। उनके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। जेडीयू के भी 4 से 5 सीट गंवाते दिख रही है, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आज बात करने जा रहे हैं बीजेपी वैसी सीट जो गंवा देगी या गंवाते हुए दिख रही। हम ये नहीं कह रहे कि गंवा ही देगी, अब स्थिति कुछ भी हो जाएगी, लेकिन अभी स्थिति वहाँ बीजेपी की कमज़ोर दिखाई दे रही है। हो सकता है इलेक्शन आते आते कुछ ऐसा खेल हो जाए कि बीजेपी वहाँ से मजबूत हो जाए और इलेक्शन जीत जाए। वो तो जब चुनाव की काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा। लेकिन स्थिति जहाँ बीजेपी की कमज़ोर दिखाई दे रही है और समीकरण के अनुसार वहाँ बीजेपी कमज़ोर दिख रही है, हारते हुए दिख रही है, उन सभी सीटों के बारे में बात करेंगे और क्या कारण है कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर दिख रही है और क्या समीकरण है, कौन कौन से सीट हैं और कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो एक एक कर सबको जानते हैं। तो सबसे पहले हम चारों सीटों का नाम बता देते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। जो पहला सीट है वो सारण है, दूसरा सीट पटना साहिब है। हाँ, ये देखकर आप चौंक गए होंगे, पटना साहिब बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठाएंगे क्योंकि बीजेपी का गढ़, सभी सीट तो हार को लेकर हो सकता है, लेकिन पटना साहिब को लेकर कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी हारेगा, क्योंकि बीजेपी का यह सबसे मजबूत गढ़ बिहार में माना जाता है। लेकिन यहाँ भी स्थिति डामाडोल है। तीसरी सीट जो बक्सर है और चौथी सीट नवादा है। तो हम इन चारों सीटों को एक एक कर चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सारण की। सारण में बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, वही आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य हैं जो लालू यादव की बेटी है, जिन्होंने किडनी दान में दिया था। लेकिन जिस प्रकार से उनके प्रति सिंपैथी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है और उनका हवा है, क्योंकि किडनी दान देना पिता को, ये एक पूरे बिहार में एक उदाहरण सेट किया जाता है। रोहिणी आचार्य को देखा कर हर एक पिता अपने बेटी से या फिर हर एक बेटी अपने पिता को अपनापन दिखाने के लिए बोलता है कि रोहिणी आचार्य जैसा बनना है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से किडनी दान दिया, उनका काफ़ी नाम है बिहार में और उनके प्रति सिंपैथी। और पहली बार चुनाव लड़ रही है लालू परिवार से। हालांकि पिछला बार भी लालू परिवार से उनके समधी चंद्रिका राय लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन इस बार उनकी बेटी है और वो उनके प्रति जो वहाँ जो जमावड़ा उतर रहा है, भीड़ दिख रही है, फूलों की बरसात दिख रही है और इसके लिए राजीव प्रताप रूढ़ी और का जो स्थिति दिख रहा है, तो ये लग रहा है कि जो सारण सीट है वहाँ से रोहिणी आचार्य आगे चल रही है, राजीव प्रताप रूढ़ी पीछे चल रहे हैं। हालांकि इलेक्शन आते आते कुछ और हो जाए तो ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार रोहिणी आचार्य वहाँ काफ़ी मजबूत दिख रही है। लालू की बेटी होने के कारण, किडनी दान करने के उनके सिंपैथी के कारण, महिला होने के कारण और पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, साफ सुथरी छवि की भी है। दूसरी जो सीट है वो पटना साहिब है। पटना साहिब को लेकर तो सभी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ क्यों स्थिति बीजेपी की डामाडोल हो रही है। यहाँ से बीजेपी की ओर से फिर से उम्मीदवार है रविशंकर प्रसाद और वही कांग्रेस यहाँ लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं। लेकिन बीजेपी में रविशंकर प्रसाद को लेकर पटना साहिबा में काफ़ी नाराज़गी थी और इनके टिकट काटने की बात चल रही थी, लेकिन किस परिस्थिति में बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया वे तो केंद्रीय नेतृत्व ही जाने। लेकिन इनके प्रति नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ से बात चल रही थी ऋतुराज सिन्हा की, लेकिन ऋतुराज सिन्हा की टिकट नहीं मिला। तो रविशंकर प्रसाद के प्रति जो नाराज़गी थी और प्लस ऋतुराज सिन्हा के जो फैन फॉलोइंग है, ऋतुराज सिन्हा हालांकि विरोध ना करें लेकिन उनके जो फॉलोवर्स हैं वो विरोध कर सकते हैं और ऋतुराज सिन्हा और रविशंकर प्रसाद में पटती नहीं है, तो ये माइनस पॉइंट जा रहा है। और रविशंकर प्रसाद की जो नाराज़गी है, रविशंकर प्रसाद हाई प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, ज़मीनी स्तर के नहीं, इसके चलते उनकी भी कमियां हैं और ये दोनों कमियां। और तीसरा प्लस कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होंगे ये भी, अगर कांग्रेस यहाँ से मजबूत उम्मीदवार देती है तो और भी ज़्यादा मुकाबला कड़ी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस को उम्मीदवार भी देखना, हालांकि कांग्रेस की ओर से नाम चल रहा है अंशुल कुशवाहा का। अगर कुशवाहा उम्मीदवार दे देते हैं तो फिर यहाँ से और स्थिति मजबूत हो जाएगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के पास जो M22 समीकरण और कुछ अगड़ों की वोट प्लस कुशवाहा की वोट भी यहाँ जुड़ जाएगी। और ऐसे भी ये सीट हाई प्रोफाइल है। अंशुल कुशवाहा आपको बता दें कि मीरा कुमार के बेटे हैं, जो पूर्व में जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है और पूर्व प्रधानमंत्री के नाते भी हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री के।
हमको ये भी बताते चले कि जो पटना साहिब यहाँ से बड़े बड़े लोग लड़ते आ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो, और शत्रुघ्न सिन्हा भी कांग्रेस में, तो उनका भी वोट, सॉरी टीएमसी में, तो उनका भी वोट कांग्रेस के समर्थन में जाएगा। वही हम बात कर ले कुणाल, जो भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, शत्रुघ्न सिन्हा लड़े हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे हैसियत लड़े हैं, शेखर सुमन जैसे हैसियत लड़े हैं कांग्रेस की ओर से भी। तो स्थिति यहाँ भी डामाडोल दिख रही है। वही हम अगली सीट की बात कर लेते हैं, बक्सर। बक्सर से भी स्थिति इसलिए गड़बड़ा है क्योंकि अश्विनी चौबे ने जिस प्रकार से कल पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है बाहरी को लेकर, मिथिलेश तिवारी की हवा टाइट कर दी है और वो बीजेपी से बगावती सुर के रूप में देखे जा रहे हैं। और अश्विनी चौबे से तो नाराजगी बक्सर के लोगों की थी ही, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और बक्सर में ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है। लेकिन जो मिथिलेश तिवारी हैं वो भी बाहरी हैं, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया, ठीक है, लेकिन फिर तो बाहरी को हिला कर दिया है। और अश्विनी चौबे का जो समर्थक हैं वो क्या भीतरघात कर देंगे? अगर भीतरघात करते तो फिर मिथिलेश तिवारी को तो हार होना तय है। और दूसरी बात, आरजेडी की तरफ से भी हम मजबूत कैंडिडेट हैं, सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, और काफ़ी मजबूत हैं। तो उधर से स्थिति भी मजबूत है, और इधर से जो अश्विनी चौबे के बगावती सुर है उनसे मिथिलेश तिवारी को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। वहीं वहाँ से एक और निर्दलीय भी आईपीएस अधिकारी रह चुके आनंद मिश्रा भी मैदान में कूद गए हैं, तो वो भी जो ब्राह्मणों का वोट काटेंगे वो तो बीजेपी का ही वोट कटेगा। लेकिन एक राहत की बात यह है कि ददन यादव जो हैं वो निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं, तो आरजेडी की वोट बैंक में वो भी कुछ कटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ आरजेडी की मजबूत दिख रही है। वहीं हम अगली सीट बात कर लेते हैं, नवादा। नवादा से विवेक ठाकुर, और नवादा में बाहरी VS भीतरी का काफ़ी लड़ाई चल रहा था पहले से, और बीजेपी के नेताओं ने ही सवाल उठाया था कि यहाँ के लोकल उम्मीदवार होंगे, लेकिन विवेक ठाकुर को जिस प्रकार से बाहरी व्यक्ति को लाकर नवादा में दे दिया गया, इसके चलते नवादा के बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनमें भी नाराजगी है। और श्रवण कुशवाहा जाति से हैं और M22 समीकरण इनके साथ आ रही है। तो इस स्थिति में श्रवण कुशवाहा यहाँ से मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन हालांकि ये भी आपको बताते चले कि आरजेडी में यहाँ बगावती सुर भी है। विनोद यादव राजबल्लम के भाई वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वो भी कुछ वोट काटेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, ये स्थिति दिख रही है। और चुनाव जैसे ही आते जाएंगे और तेजस्वी यादव की रैलियाँ होते जाएगी तो उनका पड़रक कम होते जाएगा। और वहीं बीजेपी को भी कोई राहत की सांस नहीं है, क्योंकि वहाँ से गुंजन सिंह गायक जो है, युवाओं का साथ भी मिल रहा है, खासकर भूमियार युवाओं का, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। और उनका वोट बैंक तो जो भी काटेंगे बीजेपी का ही काटेंगे, क्योंकि वो खुद भूमियार जाति से हैं और विवेक ठाकुर भी, और नवादा में भूमियार की बहुलता मानी जाती है, तो नवादा सीट भी फंसती हुई दिख रही है। तो इन 4 सीटों के बारे में हम आज बात कर लिए, और बाकी सभी सीटों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करें। वीडियो देखने के लिए